देखिए आपका एविडेंस में ये डॉक्यूमेंट हम शुरू किए थे। आपका दस्तावेज सबसे पहले ये बता, फिर एक बार दोहरा दें 2-4 मिनट तब आगे बढ़ा जाए। जो बताया गया था, पहला जो आपका बताया गया था डॉक्यूमेंट के बारे में कि दस्तावेज क्या होता है। तो किसी विषय को किसी पदार्थ पर चाहे अंक द्वारा या अक्षर द्वारा या शब्दों द्वारा अभिलिखित किया गया है और इरादा ये है कि भविष्य में हम इसे अभिलेखन के रूप में प्रयोग करेंगे या प्रयोग किया जा सके, उसी को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। पहला नियम। उदाहरण जो देना है, बेस्ट महोदय का उदाहरण आपका देना है कि एक दूधिया है और दूध की जो भी मात्राएं दे रहा है, एक लकड़ी के पटरे या दीवार पर उसका चिन्ह बना रहा है, तो जो ये चिन्ह है आपका क्या माना जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका जवाब रहेगा ये माना क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। यानी कि चाहे दीवार पर लिखिए, चाहे शरीर पर, चाहे कापी पर, चाहे पन्ना पर लिखिए, चाहे आपका पत्थर पर लिखिए, चाहे सोशल मीडिया पर लिखिए और चाहे कार्टून बनाइए, जो भी बनाइए, ये सब क्या माने जाएंगे, डॉक्यूमेंट। दूसरा नियम याद रखना है कि डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के हो। हाँ, डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा है वह सेक्शन 3 में दी गई है। इसको कोरिलेट किए रहेंगे आईपीसी से कि आईपीसी में दस्तावेज कहाँ परिभाषित हैं, तो 29। इसके बाद प्रकार पूछा गया है, दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक यानी कि लोक दस्तावेज और एक व्यक्तिगत दस्तावेज। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लोक दस्तावेज की परिभाषा तक आया है, कहाँ दिया है 74, और प्राइवेट दस्तावेज की परिभाषा 75। ये दो धारा याद रखनी है अभी। इसके बाद आपका जब इस दस्तावेज को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो यही दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है, दस्तावेजी साक्ष्य हो जाता है। यानी कि जब किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में हम पेश करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य। और मैं बताया था कि दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब मूल कापी और सेकेंडरी का मतलब आपकी भाषा में फोटो स्टेट कापी। याद रखिए, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, मूल कापी, और सेकेंडरी का मतलब आपका हुआ फोटो स्टेट कापी। ये बताया गया। इसके बाद बेस्ट एविडेंस हमने बताया था, ये भी उत्तराखंड में पिछली बार क्वेश्चन बना था कि बेस्ट एविडेंस या सर्वोत्तम साक्ष्य दस्तावेजी होता है कि मौखिक, तो दस्तावेजी। फिर आपका अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा जाता है आपका डेड एविडेंस और लिविंग एविडेंस। तो दस्तावेजी साक्ष्य को मृत साक्ष्य कहते हैं और मौखिक साक्ष्य को कौन सा साक्ष्य, आपका लिविंग एविडेंस। जो ये अद, आपका कह सकते हैं कि जो ये अध्याय शुरू किया गया है आपका अध्याय आपका जो ये हम पढ़ा रहे हैं, इस अध्याय को में आपका जो सेक्शन है पहले तोड़ लिया जाता है, आपका 61 से लेकर और आपका कह सकते हैं कि ये 90 ए तक। यानी कि आपका 61 से लेकर आपका 90 ए तक है। इस अध्याय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले बंटवारा कर लिया जाए। इस अध्याय को आपका 3 भागों में हम बांट सकते हैं। और वह जो भाग है आपका, कि पहला आपका ये है कि दस्तावेज प्राथमिक और द्वितीयक क्या होते हैं, और आपका दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को आपका
कैसे प्रूफ किया जाता है, तो इसका प्रावधान आपका 61 से लेकर आपका 66 तक है। यानी कि आपका दस्तावेज की अंतर वस्तु को कैसे प्रूफ किया जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका हो सकता है तोड़कर अंदर से पूछ ले, तो आपका जवाब रहेगा 61 से लेकर 66 तक। दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है, वह देखना है कि दस्तावेज का निष्पादन या एग्जीक्यूशन कैसे प्रूफ किया जाएगा, यानी कि साइन, हस्ताक्षर या दस्तावेज किसने लिखा था, इसको जब साबित करना है, इसके लिए जो नियम दिए गए हैं 67 से लेकर 78 तक, यानी कि 67 से लेकर 78 तक में उन नियमों का उल्लेख किया गया है जिन नियमों का पालन करते हुए किसी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन, निष्पादन या साइन, लिखावट या हस्ताक्षर को न्यायालय में प्रूफ किया जाता है। इधर से आपका 20 से एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। आपका जो एचजेएस में बना था वैसे ज़्यादा चांस 68 का रहता है, लेकिन जो एचजेएस में पिछली बार बना दिया 69 से बनाया, उसको बताएंगे हम। इसके बाद जो तीसरा क्लास इसमें पढ़ा जाता है सेक्शनों को तोड़कर, वह 79 से लेकर और 90 ए तक, यानी कि 79 से लेकर 90 ए तक। यहाँ से भी आपका हमें लगता है कि 2 क्वेश्चन बनने का प्री में चांस रहता है। और निश्चित रूप से जो बिहार में आपका यूपी जेपीओ में बना था, इसके पहले आपका 90 ए बना था, आपका बिहार में बना था जो आपका 90 सेक्शन से बना था कि कितने वर्ष पुराने दस्तावेज हों, 30 वर्ष, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछे तो 5 वर्ष बताएंगे हम। तो फिर एक बार गौर करिए इसको, 79 से लेकर 90 ए तक में दस्तावेजों के बारे में प्रिजम्पशन का प्रावधान है, अनुमान का प्रावधान है, अर्थात दस्तावेजों के बारे में उपधारणाओं का प्रावधान है कि जब कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय कुछ अनुमान लगाकर चलेगा। कौन कौन से अनुमान हैं, ये भी आपका 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से चांस रहता है। कम से कम एक तो आएगा ही, लेकिन अधिकतम कितना आ सकता है यहाँ से यहाँ तक में 2। ज़्यादातर जो चांस रहता है, एक तो सेक्शन भाई याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो हम बताएंगे, आइए अब शुरुआत किया जाए। आपका चूंकि दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार का होता है, तो पहले तो एक बार फिर हम सेक्शन रटवा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो यूपी का मॉडल है सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो पहले सेक्शन आप रटिए। 61 में हमने बताया था, पूछा ही गया था पिछली बार में कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा, या तो प्राथमिक या द्वितीयक। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा 62 में, द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा 63 में, प्राथमिक साक्ष्य सबसे पहले पेश करिए 64, द्वितीयक साक्ष्य पेश करिए 65, 65 ए की जो पूरक धारा रहेगी सूचना 66। इसके बाद 65 ए और 65 बी, वो तो बात की बात है, पहले इतना तो देखा जाए। इसी में थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाना है। और इधर की जो धाराएं रहेंगी, ये जो आपका 4-5 धाराएं दिख रही हैं, इसी में समय लगता है। इसके बाद जैसे ही आप इस धारा से आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी स्पीड में आपका 1 या 2 दिन में हम 90 ए तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आपका, लेकिन एक आपका लेक्चर आपका पूरा इसी में चला जाता है एकदम। और टेक्निकल क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं जो गलत हो सकते हैं। फिर एक बार हम अब शुरुआत करिए 61 से। 61 ये बताती है कि दस्तावेजों की कंटेंट्स यानी कि अंतर वस्तु
यानी कि दस्तावेजों के अंदर जो बातें लिखी गई है या तो उनको प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी द्वारा प्रूफ किया जाएगा कोर्ट में, यानी कि प्राथमिक यानी कि मूल कापी द्वारा और सेकेंडरी यानी कि आपका फोटोस्टेट कापी द्वारा। तो समस्या ये आया कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्राथमिक और द्वितीयक में चुनिए कि कौन बेस्ट एविडेंस है, तो आप लोग बताइए मूल कापी बेस्ट एविडेंस होगी कि आपका जो फोटोस्टेट। मूल कापी यानी कि अगर प्राथमिक और द्वितीयक में एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे कि जो प्राथमिक होता है वह बेस्ट एविडेंस होता है। ये भी याद रखिए प्राथमिक द्वितीयक में चुनना हो तब। अब समस्या ये आई कि जो प्राइमरी एविडेंस होता है तो किसे हम प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। तो इसके लिए 62 पिछली बार क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक साक्ष्य को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन गलत न हो, 62। आइए शुरू किया जाए। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। यानी कि जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए निरीक्षण के लिए पेश की जाती है तो वह प्राथमिक साक्ष्य कहलाती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं, अगर आप जो ये कॉपी पर लिख रहे हैं इसी को न्यायालय में पेश किया जाए मूल कॉपी आपकी, तो ये स्वयं निरीक्षण के लिए न्यायालय के, तो ये कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक, यानी कि ये प्राइमरी एविडेंस होगा। प्राइमरी एविडेंस को और क्लियर करने के लिए दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहीं आपको समझना है। पहला एक्सप्लेनेशन पर गौर करिए। जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको जब भी पढ़िएगा तो आपका मैं बता दूं 91 से कोरिलेट करके पढ़िएगा और क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है कई मूल प्रतियों में बना है तो प्रत्येक जो मूल प्रति होगी वह आपका कैसा साक्ष्य होगी, प्राथमिक। अब एक उदाहरण पहले देखिए। ए अपना मकान बी को बेचता है और ए चाहता है कि जो ओरिजिनल कॉपी है वह मेरे पास रहे। बी भी चाहता है कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हो वह मेरे पास रहे। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि जो विक्रय विलेख है वह दो कॉपी में बनाया जाए, दोनों पर ए तथा बी साइन करें और आपका साइन करके एक कॉपी ए रख ले और एक कॉपी कौन, बी। तो ये जो अगर मूल कई प्रतियों में है तो कितनी प्रति में हो गया, दो। तो ये क्या दोनों प्रतियां मूल कॉपी मानी जाएंगी कि नहीं, प्राथमिक मानी जाएंगी कि नहीं, मानी जाएंगी। अब यहीं तुरंत आपका क्वेश्चन दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मूल एक से अधिक प्रतियों में निष्पादित है, यानी कि बातें एक ही हैं लेकिन मूल कॉपी एक से क्या है, अधिक। तो अगर विवाद होता है तो क्या सभी मूलों को पेश करना पड़ेगा कि एक मूल अगर पेश कर दिया जाए तो काम चल जाएगा, यही क्वेश्चन गलत होगा। तो सभी को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक मूल कापी उसमें से पेश की गई तो वह पर्याप्त माना जाएगा। अब वही है कि सेक्शन याद करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है और कौन से सेक्शन में है, 91। अब 91 का कौन सा एक्सप्लेनेशन है या आपका देखिए एक बार देख लीजिए भाई, हल्का संदेह हो तो। संदेह का लाभ अब नहीं दिया जा सकता अभियुक्त को क्योंकि आपका अब समय कम है।
अगर हल्का सा भी संदेह हो तो बेरेक्ट है, किसमें है, दो में है भाई। एक्सप्लेस जो हमने नियम बताया वह किस एक्सप्लेशन में है, टू में। कई राज्यों में ये क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो। आपका 62 से कोर स्पष्टीकरण 1 से कोरिलेट करके जब पढ़िएगा तो 91 का एक्सप्लेशन नंबर कौन सा, टू। आप लिख लेना चाहिए 62 के एक्सप्लेशन नंबर 1 पर ही, ताकि एक बार आप घर पर पढ़ें तो उसको तुरंत क्या करें, देख लें। अगला देखिए, एक्सप्लेशन नंबर 1 में आपका जो अगला पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यही आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। नए लोग ज़्यादा गलत करते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता, तो पहले समझाया जाए और तब आपका देखा जाए। एक उदाहरण देखिए, आपका चेक का उदाहरण देखिए। ये चेक का मुख्य पृष्ठ बना लिया जाए और ये आपका पिछला पृष्ठ। देखिए, मुख्य पृष्ठ ए ने चेक जारी किया, तो ए का जो हस्ताक्षर होता है वह सामान्यतः मुख्य पृष्ठ पर होता है, और जो चेक जिसको दिया जाता है उसका आपका साइन किस पर होता है, पिछले पृष्ठ पर। तो अब समस्या ये है कि अगर कोई दस्तावेज काउंटर पार्ट में, या इसी को हम कहते हैं प्रतिलेख में निष्पादित है। प्रतिलेख का मतलब ये हुआ कि कुछ हिस्से का निष्पादन एक पक्षकार ने किया है और कुछ हिस्से का निष्पादन दूसरे ने। तो दिमाग स्थिर करके समझिएगा, ऐसी कंडीशन में जिस पक्षकार ने जितने भाग का निष्पादन किया, अर्थात साइन या निष्पादन का मतलब यहाँ साइन या हस्ताक्षर किया, उतना भाग उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, और जितने पर वह साइन नहीं किया है उतना भाग उसे क्या, उसके विरुद्ध क्या माना जाएगा, प्राथमिक नहीं, बल्कि उसके विरोध में क्या माना जाएगा, द्वितीय। तो बताइए, ए ने चेक के किस पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया है, मुख्य पृष्ठ। तो ए के विरुद्ध चेक का मुख्य पृष्ठ कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक। और पिछला जो भाग है चेक का, ए के विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा, द्वितीय, क्योंकि प्राथमिक नहीं, क्योंकि पिछले भाग पर, यानी कि आपका पिछला जो भाग है उस पर आपका क्या साइन ए ने किया है कि नहीं। अब साइन न समझिएगा, निष्पादन, भाई हम बता रहे हैं ठीक है, अंगूठा या साइन, लेकिन दिमाग में अब लीगल भाषा में आपका साइन नहीं बल्कि क्या, निष्पादन, ये भी याद रखना है। अब आइए बी पर आ जाइए, बी ने किस भाग का निष्पादन किया है, बताइए, मुख्य पृष्ठ का कि पिछले पृष्ठ का, पिछले पृष्ठ का। तो बी के खिलाफ पिछला पृष्ठ कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक। और किस भाग का निष्पादन नहीं किया है, मुख्य भाग का, तो वह कैसा बी के खिलाफ साक्ष्य होगा, द्वितीय। यानी कि फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, अगर कोई दस्तावेज कई प्रतियों में निष्पादित है, यानी कि काउंटर पार्ट या प्रतिलेख, मुसम्मा कहा जाता है, मुसम्मा में, तो जिस पक्षकार ने जितने भाग का निष्पादन किया है, इसका मतलब आसान भाषा में जितने भाग पर साइन किया या अंगूठा चिन्ह लगाया, उतना भाग उसके खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य, और जितने भाग का निष्पादन नहीं किया उतना भाग उसके खिलाफ क्या होगा, द्वितीय। अब इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, एक उदाहरण भी मैं चेक का बताया, नहीं तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखा जाए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 समाप्त हो गया। बेयर एक्ट एक बार हम पढ़ देते हैं वैसे पूरी बात बता दी गई। जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, प्रतिलेख का मतलब हुआ काउंटर पार्ट, यानी कि कुछ हिस्से पर एक ने साइन किया है और कुछ पर दूसरे ने। तो जिस पर जो साइन किया उसके खिलाफ प्राथमिक, और जिस पर साइन नहीं किया उसके खिलाफ द्वितीय। तो देखिए आगे,
और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकार द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उस पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक। और जिन्होंने निष्पादन नहीं किया है तब उनके खिलाफ कैसा साक्ष्य वह होगा, द्वितीय। भाई आगे आपका जब 63 आएगी तो फिर आपका घुमा यही क्वेश्चन हम बनाएंगे कि दूत उन जो निष्पादन नहीं किया है उसके खिलाफ कैसा, द्वितीय। कोई समस्या हो तो बताइए। कठिन है आपका धारा है, आसान नहीं है। जिसको भी समस्या हो 2 बार बताया गया उदाहरण देकर आपका। भाई जिसको भी समस्या हो एक बार इशारा करे फिर बताया जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये जो 3-4 धाराएं हैं ये कठिन है। अगला देखिए आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखा जाए। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को समझने के लिए सबसे पहले एक अखबार का उदाहरण लिया जाए और तब आपका उसको देखा जाए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, एक लेटर संपादक को भेजता है और उस लेटर में मानहानिकारक बातें यानी कि अपमानजनक बातें लिखी गई है। समाचार पत्र वाले ने उसको अपने पेपर में छापा, 5 प्रतियों में छाप दिया। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि यहाँ कौन प्राथमिक साक्ष्य होगा, कौन द्वितीयक साक्ष्य। तो जो लेटर ए ने संपादक को लिखा था, अगर इस लेटर के आधार पर अखबार की 5 प्रतियों को देखा जाए तो अखबार की 5 प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य होगी। और जो ए ने संपादक को लेटर भेजा था वह कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक। यानी कि जो लेटर भेजा गया था कैसा साक्ष्य, और जो ये 5 अखबार में छपा है वो कैसा होगा, द्वितीय। लेकिन अगर मूल कॉपी को या मूल लेटर को निकाल दिया जाए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो लेटर लिखा था उसको अलग कर दिया जाए और 5 जो अखबार में बातें छपी हैं केवल उस पर ध्यान दिया जाए तो नियम चेंज होगा और ये आपस में जो 5 प्रतियां हैं एक दूसरे का प्राथमिक साक्ष्य भी होंगी और द्वितीयक भी। यानी कि पहली प्रति को हम लेते हैं तो ये प्राथमिक साक्ष्य और जो 4 प्रतियां बच जाएंगी वो क्या होगा, द्वितीयक। दूसरी को हम ले लें तो वही प्राथमिक साक्ष्य और जो 4 बचेगी वह क्या होगा, द्वितीयक। लेकिन मूल से जब तुलना की जाएगी, जो ओरिजिनल पे मैंने लिखा गया था लेटर, तो उससे अगर तुलना की जाए तो ये 5 प्रतियां कैसा साक्ष्य हमेशा मानी जाएंगी, द्वितीय। यही बात आपका बेरेट में थोड़ा उलझाऊ शब्दों में लिखा है। आप फिर एक बार देखिए, यहाँ भी गलती होती है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखिए, जहाँ की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है तो अखबार ही ले लिया जाए। भाई एक बार आपका सेट कर दिया गया और अखबार की कितनी प्रतियां निकल गई, 5। तो क्या एक रूपात्मक प्रक्रिया या फोटो आपका हो गया, भाई 6 फोटो निकल गया। तो क्या ये 5 अखबार एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा निकले हैं कि नहीं, कि अलग अलग प्रक्रिया द्वारा, एक ही। अगला शब्द देखिए, जैसे कि मुद्रण में होता है तो मुद्रण है तो अखबार है। शिला मुद्रण में यानी कि पत्थर वाला जो मुद्रा, या फोटो चित्रण में तो फोटो आपका वर्तमान में जा रहे हैं तो एक बार 6 फोटो निकल रहा है, फोटो में होता है। वहाँ उनमें से हर एक शेष सब की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। यानी कि पहला पेपर हम ले लिए तो ये प्राथमिक, और जो 4 पेपर छूट गए हैं इस उदाहरण में वो द्वितीयक। अगर हम दूसरा नंबर का लेते हैं तो यही प्राथमिक, और इसके लिए ये 4 जो बचे हैं क्या होंगे, द्वितीयक। अगर हम तीसरा लेते हैं तो यही प्राथमिक, और जो बचेंगे क्या होंगे, द्वितीयक। अगला शब्द देखिए, किंतु। किंतु ही आपका थोड़ा अंतर करता है। किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं,
वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। यानी कि अब लेटर वाला नियम आइए, संपादक को जो लेटर लिखा गया था वह ओरिजिनल कॉपी थी। उसी लेटर के आधार पर अखबार में कितनी प्रतियां छपी थी? 5। तो अगर क्या उस जो वह जो लेटर था, उस लेटर का ये प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएंगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि अगर लेटर से इनकी तुलना की जाए तो लेटर क्या होगा? प्राथमिक, और ये पांचों क्या होंगे? द्वितीयक। लेकिन आपस में इनका संबंध क्या है? तो प्रत्येक प्रति एक दूसरे की कैसी साक्ष्य होगी? प्राथमिक। लेकिन मूल से तुलना करने पर क्या ये प्राथमिक मानी जाएगी? देखिए, नकारात्मक भाषा में कि प्राथमिक नहीं मानी जाएगी। लेकिन कब तुलना करेंगे? मूल से। तो मूल से तुलना कर लीजिए तो ये क्या हो जाएंगे? द्वितीय। अब इसके बाद आपका दो तीन उदाहरण और बनते हैं, थोड़ा सतर्क रहना। जो उदाहरण एक आपका एफआईआर पर बनता है, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। एफआईआर भी 3 प्रतियों में लिखी जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी 3 प्रतियों में बनती है। एक दो समस्या और देखिए, तब आपका अगली धारा चला जाएगा। समस्या ये बनती है कि मान लीजिए कार्बन कार्बन कॉपी से पहले उतारा जाता था। कार्बन कॉपी ऊपर पहला पेज पर लिखा गया और दूसरे और तीसरे पर कार्बन से बातें उतरी है कार्बन कॉपी से। ऐसी कंडीशन में तो अगर आपका जो एफआईआर करता है, अगर एक प्रति मूल प्रति या पहली प्रति पर साइन करता है और ऐसी कंडीशन में वही साइन सेकंड और थर्ड पर कार्बन से उतर जाती हैं, तो यहाँ समस्या ये आती है कि क्या तीनों प्रतियां मूल प्राथमिक साक्ष्य या मूल प्रति मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। यानी कि इसका तो ये कैसे तीनों प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएंगी? जब तीनों पर अलग अलग हस्ताक्षर किया जाए। यानी कि पहली पर भी अलग करे, दूसरी पर भी अलग, और तीसरी पर भी क्या करे? अलग। ये क्वेश्चन आ चुका है और स्पष्ट लिखा भी है बैरक में, पुलिस रेगुलेशन में, उत्तर प्रदेश 1861 में जो है कि एफआईआर 3 प्रतियों में दर्ज होगी और तीनों पर पृथक पृथक थाने के भार साधक अधिकारी का, एक ही बार नहीं कि कार्बन से उतर गया, पृथक पृथक किसका साइन होगा? थाने के भार साधक अधिकारी का। और किसका होगा? सूचना दाता का, या चिन्ह लगाएगा। और अगर सूचनादाता दरोगा जी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर साइन नहीं करता तो आईपीसी 180 के तहत ऐसा सूचनादाता दंड का क्या होगा? भागी। ये भी याद रखना, सूचनादाता क्या होगा? कौन सी धारा आईपीसी की? 180। अगला, इसी प्रकार पोस्टमार्टम पर भी अगर डॉक्टर ने 3 कॉपी में बनता है, 3 कॉपी बनाई और एक कॉपी पर साइन कर दिया, कार्बन से उतर गया, तो पहला कॉपी ही प्राथमिक साक्ष्य होगा और जिस पर कार्बन से साइन उतरी है वह द्वितीयक। तो उसके लिए उसके में व्यवस्था है कि डॉक्टर साहब को तीनों पर अलग अलग साइन करना चाहिए। और जैसे ही अलग अलग तीनों पर साइन हो गया, तीनों क्या हो जाएगा? प्राथमिक साक्ष्य होगा। अब धारा 62 का एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट लागू होगा कि अगर एक ही दस्तावेज कई मूल प्रतियों में बना है और सब पर निष्पादन पक्षकार ने किया है तो सब क्या हो जाएगा? प्राथमिक साक्ष्य। और तुरंत धारा 91 का एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा? 2। तीनों प्रतियों में से कितना कोर्ट में पेश कर देंगे तो काम चल जाएगा? 1। अब कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि प्राथमिक साक्ष्य निपट गया। अब चूंकि प्राथमिक साक्ष्य ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, आपका मूल सा कॉपी होती है, अतः तुरंत 64 पढ़ लेना है, 2 लाइन। 64 बेयरक की भाषा पहले देखिए और तब आगे बढ़ा जाएगा। देखिए 64 भाई, आपका धारा निकाल लीजिए। आपका 64 तुरंत इसके साथ कोरिलेट कर
दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। देखिए शब्द दस्तावेज एतस्मिन् पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय। न शब्द समझ में आए तो एतस्मिन् पश्चात का मतलब इस धारा के बाद, वर्णित मतलब उल्लिखित, और अवस्था यानी कि दशा, या हम कह सकते हैं कि के कंडीशन के सिवाय, यानी कि उसको छोड़कर, जोड़कर नहीं, क्या करके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 65 में जो दशाएं दी गई हैं उन दशाओं के सिवाय, उनको छोड़कर। अगला देखिए, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दस्तावेज को अंतर्वस्तु को प्रूफ करना है तो सामान्य नियम यह है कि कौन सा साक्ष्य पेश करिए दस्तावेज का। आप प्राथमिक पेश करेंगे कि द्वितीयक करेंगे? प्राथमिक। क्यों प्राथमिक करेंगे? क्योंकि ये प्राथमिक साक्ष्य बेस्ट एविडेंस होता है, अधिकार के रूप में पेश करेंगे, ये सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। इसके लिए किसी न्यायालय की आवश्यकता इजाज़त की नहीं है और न ही कोई कंडीशन न्यायालय में दिखानी है। इसके लिए आपका न्यायालय के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप प्राथमिक साक्ष्य है, मूल कापी है, बिना अनुमति के, बिना किसी दशा दिखाए क्या करिए, कोर्ट में पेश। जहाँ तक इसी को कहा जाता है कि आपका सामान्य नियम भी पूछ सकता है कि किस धारा में ये नियम समाहित है कि कोर्ट में सबसे पहले बेस्ट एविडेंस ही आना चाहिए। तो 64, क्योंकि 64 स्पष्ट बताती है कि सामान्यतः कौन से दस्तावेज के बारे में कौन सा साक्ष्य पेश किया जाएगा, प्राथमिक। द्वितीयक तभी किया जाएगा जब धारा 64 के बाद दी गई धारा में जो कंडीशन दी गई है वह कंडीशन विद्यमान हो। तो आखिर धारा 65 में 7 कंडीशन दी गई है कि जब तक आप 7 दशाओं को साबित नहीं कर देते तब तक आप सेकेंडरी या निकृष्ट साक्ष्य नहीं दे सकते। तो कौन अधिकार के रूप में दिया जाएगा, प्राथमिक की द्वितीयक? और किसी अधिकार के रूप में आप प्रस्तुत न कर सकते हैं, द्वितीयक। किसके लिए दशा दिखानी आवश्यक है, द्वितीयक। किसके लिए कोई दशा नहीं, प्राथमिक। सर्वोत्तम कौन होगा, प्राथमिक। निकृष्ट कौन होगा, सामान्यतः कौन सा साक्ष्य पेश किया जाए, प्राथमिक। अपवादिक दशा में कौन सा, द्वितीयक। 4-5 अंतर भी हो गया आपका, लगभग 5 अंतर तो ऐसे ही समाप्त हो गया। अगर अंतर भी आ जाए तो यही 5 अंतर तो लिखना रहता है, और क्या आपका। प्राथमिक की परिभाषा लिख दीजिए आपका 62 में, द्वितीय की 63 में। प्राथमिक पेश किया जाएगा पहले 64 और द्वितीय की दशा 65। ऐसे याद करना भाई, 6-7 आपका अंतर भी हो गया अभी बिना बताए ही। फिर एक बार बैक हुआ जाए। इस प्रकार आपका 64 भी समाप्त हो गई। अब आइए सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि द्वितीयक साक्ष्य। अब द्वितीयक साक्ष्य की पहले भूमिका बांधिए। देखिए, जब भी आप सेकेंडरी एविडेंस पढ़िए पहले कोरिलेट कर लीजिए सेक्शन, तब हम 63 शुरू करते हैं। पहला आपका 61 से शुरू करेंगे कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित करती है। 64 बताती हैं कि पहले प्राथमिक पेश किया जाए। फिर आपका 63, अब आ जाइए। धारा 63 में 5 प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। इसे निकृष्ट प्रकृति का साक्ष्य माना जाता है, इसे सहायक साक्ष्य माना जाता है, गौण माना जाता है। इसे तभी पेश किया जाता है जब मूल कापी खो गई हो, मिल नहीं सकती, नष्ट हो गई हो, जल गई हो इत्यादि। अधिकार के रूप में द्वितीयक साक्ष्य को आप पेश नहीं कर सकते। आप
फिर एक बार धाराएं कौन कौन सा कोरिलेट करना है, पहले सेक्शन जान लीजिए। एक जो धारा कोरिलेट करनी है वह परिभाषा से कि सेकेंडरी एविडेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 63। वह दशाएं, वे कंडीशन कहाँ दी गई है जिस कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, 65। वह कितनी कंडीशन है, 7। तो बताइए कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया, 63 में 5। कितनी दशाओं में द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं, 7। इसके बाद आपका दो धाराएं और गौर करनी है। एक एविडेंस की धारा 104 पर गौर करना है और एक 136। दो धाराएं और पढ़िएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 136। ध्यान से अब देखिए। अब पहले आप कंसेप्ट बना लीजिए, आपका थोड़ा दूसरा देखा जाए। उसके बाद पहले एक दूसरा उदाहरण देखा जाए। पूछा गया 104 में क्वेश्चन कि अगर ए चाहता है कि हजूर बी का ये मृत्युकालिक कथन है और बी मर गया है, तो ये बताइए अगर मृत्युकालिक कथन इस पर निर्भर करता है कि बी की मृत्यु हो गई है, तो पहले मृत्युकालिक कथन साबित करना होगा कि पहले मृत्यु। पहले ये साबित करिए कि कथनकर्ता की क्या हो गई है। तो फिर एक बार बताइए, अगर कथनकर्ता जीवित बच जाता है तो क्या उसे मृत्युकालिक कथन उसके कथन को माना जाएगा कि नहीं? भाई मरा नहीं तो माना जाएगा कि नहीं? तो यहाँ भी क्वेश्चन बना है। तत्पश्चात दो सेक्शन एविडेंस के तैयार रखिए। भाई कठिन क्वेश्चन आते हैं ये। अगर वह जिंदा बच गया और वह गवाह के रूप में आता है तो उसका जो पूर्ववर्ती बयान था 157 के तहत संपुष्टि या 145 के तहत कंट्राडिक्शन यानी कि खंडन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। तो दो धाराएं याद रखें, कौन कौन? 145 के तहत खंडन और संपुष्टि 157। फिर उसी प्रकार यहाँ भी बैक होइए द्वितीयक पर थोड़ा आपका। अगर ये चाहता है कि हजूर हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किया जाए, तो धारा 65 में दो बातें एक को साबित करनी पड़ेंगी। पहली बात ये साबित करनी पड़ेगी कि हजूर जो हम एविडेंस प्रस्तुत करने वाले हैं वह धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य हैं। पहले तो ये बताइए कि द्वितीयक साक्ष्य की कैटेगरी में क्या है, आता है किस धारा में, परिभाषा में 63। इतने से ही नहीं होगा, एक और कंडीशन साबित करना पड़ेगा कि हजूर 65 में जो 7 कंडीशन है, हमारा मामला उस 7 में से किसी एक दशा में सेट होता है। तो पहले 7 में से एक दशा में सेट करिए और तब आप द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में क्या कर सकते हैं, पेश। तो बताइए अधिकार के रूप में कि पहले दशा साबित करना है। तो ये कौन सी धारा कहती है कि पहले दशा साबित करिए कि मर गया, या आपका माने मृत्युकालिक कथन में मर गया, या द्वितीयक साक्ष्य में देना है तो पहले ये साबित करिए कि धारा 65 की 7 दशा में से कोई दशा विद्यमान है। तो ये आखिर ये किस सेक्शन में कहा गया है, 104। कौन सी धारा है, 104। लेकिन फिर लेकिन लगाना है लास्ट में। लेकिन न्यायालय चाहे तो पहले द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है और दशाओं को साबित करने के लिए थोड़ा नियम शिथिल कर सकता है 136 धारा के तहत। यानी कि पहले सेकेंडरी एविडेंस एडमिट कर लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए और कह दिया जाए कि जो 65 की 7 दशाएं हैं उसको बाद में क्या करना, साबित। लेकिन क्या ये क्या छूट दी जाएगी कि केवल थोड़ा बहुत रिलीफ दी जाएगी?
पूरी तरह छूट नहीं, हर हाल में, बाद में ही सही, दशा को साबित करना क्या है। इसी को थोड़ा मृत्युकालिक कथन पर ऐड करिए। न्यायालय चाहे तो मृत्युकालिक कथन को स्वीकार कर सकता है और ये कह सकता है कि तुम मृत्यु बाद में साबित करना, लेकिन छूट नहीं दे सकता। हर हाल में बाद में ही सही 136 के तहत छूट आपका छूट नहीं दी जा सकती। बस ये कहा जा सकता है कि मृत्यु तुम कब साबित करना, बाद, लेकिन पूरी तरह उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी। तो किस धारा के तहत ये हो सकता है? 136। तो साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान किस धारा में? 136। एक ही तो लाइन पूछा जाता है। ग्राह्यता के बारे में कौन डिसाइड करेगा, हम कि न्यायालय? तो कहाँ, कौन सी धारा? भाई धारा याद करनी पड़ेगी, 136 कई बार पूछा गया है। फिर अब आइए आपका द्वितीयक साक्ष्य की है तो भूमिका रही। अब 63 शुरू किया जाए। 63 में 5 ऐसी कंडीशन दी गई हैं। अगर उस कंडीशन में कोई दस्तावेज आ जाता है तो पहला नियम ये आया कि उस दस्तावेज को हम द्वितीयक साक्ष्य मानेंगे, अन्यथा 5 दशाओं से बाहर चला गया तो द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अब एक एक दशाएं देखिए और कहाँ से गलती होने का चांस रहता है और कहाँ से नहीं रहता, वहीं अटैक करना है थोड़ा। यानी कि दो ऐसे आपका क्वेश्चन 3 बताए जाएंगे जो लोग समझ नहीं पाते, और आपका टेक्निकल क्वेश्चन है, वहीं से नए लड़के भी गलत करते हैं। और तमाम लोग आपका मैं बता दूं, जो हियर से एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस बताया गया था, तमाम लोग इसको जानते ही नहीं थे कि हियर से एविडेंस का नियम क्या है। फिर हम बता रहे हैं, अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य विसंगत है और अग्राह्य। तो जहाँ ये रूल है कि इसको स्वीकार, लेकिन जहां अनुश्रुत साक्ष्य एक्सेप्ट किया जाएगा, इस नियम का क्या हो जाएगा? अपवाद। यही मैं बार बार बता रहा था। और कई लोग फोन किए कि ये आज तक हम समझ नहीं पाए, 4 साल एलएलबी किए हो गया पढ़ते हुए, कभी समझ ही नहीं पाए। कई लोग, 10 लोग फोन किए कि आज समझ में आया हमें कि ये क्या होता है। भाई पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर जल्दी नहीं जाएगा। अब आप कितना अचीव कर रहे हैं वो आपकी बात है भाई। फिर आप 63 शुरू करिए, बेहरेक्ट निकालिए और देखिए अच्छे से भाई। द्वितीयक साक्ष्य, पहले तो याद रखिए कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया? 5। देखिए आपका द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। तो जहां भी शब्द रहे आपका मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब ये हुआ कि वह परिभाषा संपूर्ण है, अन्य कहीं से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं। देखिए पहला, ए तस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्टिफाइड कापीज होती हैं आपका, वह सभी प्रमाणित प्रतियां प्राथमिक साक्ष्य न होकर कैसा साक्ष्य होती है? द्वितीयक। अब एक उदाहरण कोई लिया जाए, देखिए आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने लोक सेवा आयोग में अपना कॉपी लिखा और आपने अपनी कॉपी मांगी लोक सेवा आयोग से कि हमारी कॉपी दी जाए। तो क्या लोक सेवा आयोग आपकी मूल कॉपी दे देता है कि फोटो स्टेट कॉपी? लेकिन फोटो स्टेट कॉपी देता है तो उस पर देखिएगा आपका मोहर लगी रहती है, साइन रहता है, लिखा रहता है कि ये मूल की असली नकल है, लिखा रहता है कि मूल से ये असली नकल है कि नकली, असली नकल है, प्रमाणित कर देता है। तो ये जो कॉपी मिली है ये सर्टिफाइड कॉपी होंगी, प्रमाणित कॉपी होंगी। और जो ये कॉपी मिली है आपको मैं बता दूं, ये प्राथमिक नहीं बल्कि क्या होंगी? द्वितीय। ये जरूर याद रखिए। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कॉपी नहीं भेजता, मैं बता दूं, आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर एप्लीकेशन दीजिए, आरटीआई लगाइए, फिर समय देगा,
1 घंटा 2 घंटे का कि आप इस समय पर आइए और अपनी कॉपी देखिए। लेकिन जो बिहार आयोग हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी की फ़ोटो स्टेट मंगा सकते हैं, प्रमाणित कॉपी उसकी मंगा सकते हैं। मंगाए भी थे लोग, आपका अभी भी कई लोग मंगा ही रहे हैं। तो बिहार आयोग भेजता है, यूपी आयोग नहीं भेजता, मैं बता दूं। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए। अब इसके लिए 2-3 धाराएं आपको याद करनी है। पहली धारा 74 याद करनी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट या लोक दस्तावेज। लोक दस्तावेज यानी कि सरकारी दस्तावेज। तो जब आप कॉपी लिख दिए और आयोग में जमा कर दीजिए, तो आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट न होकर कैसा डॉक्यूमेंट हो गया, लोक। तो लोक अब छोड़ दीजिए उसको, आपका आगे बढ़ा जाए। लोक दस्तावेज जैसे एफआईआर हो गया, वो भी लोक दस्तावेज है। तो ये जो लोक दस्तावेज या पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, ये 74 में दिया गया है। अब इस लोक दस्तावेज की मूल कॉपी नहीं मिलती, तो कैसी कॉपी मिलती है, प्रमाणित। तो तुरंत प्रमाणित कॉपी के लिए एप्लीकेशन लगा दीजिए। मांगा जा सकता है कि नहीं, मांगा जा सकता है। तो वहीं सेक्शन 3-4 आपको याद रखना है। लोक दस्तावेज की धारा में 74 प्रमाणित कॉपी मांगी है। 76 में आपका प्रमाणित कॉपी मिल गई, देखिए तो सही है ना। 77 में, और कुछ लोक दस्तावेजों को कैसे साबित किया जाए, छोड़ दीजिए उसको। और इस प्रमाणित कॉपी को आप कोर्ट में पेश कर दीजिए, कौन सी धारा, 79। फिर एक बार क्रम याद रखिए 4 धाराओं का। लोक दस्तावेज कहाँ परिभाषित है, 74। लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी मांगी जाती है किस धारा में, आपका 76 में। और लोक दस्तावेज पेश कर दीजिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े, मूल कॉपी पेश करने की आवश्यकता नहीं है, तो 77। लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी पेश किए हैं, तो न्यायालय ये अनुमान लगा लेगा कि जो मूल कॉपी में था वहीं इस कॉपी में भी लिखा गया है। तो लोक दस्तावेज के असली होने के बारे में प्रिजम्पशन, कौन सी धारा, 79। और जो ये प्रमाणित प्रतियां 76 में मिल रही हैं, अब तुरंत आइए 63 का पहला क्लास। ये जितनी प्रमाणित प्रतियां हैं, ये बताइए प्राथमिक साक्ष्य होंगी कि द्वितीयक, द्वितीयक, सेकेंडरी। मूल कॉपी नहीं आयोग देता। हाँ, अब एफआईआर की मूल कॉपी नहीं मिलती है आपका कि मूल दे दिया जाए। तो ये जितनी प्रमाणित प्रतियां हैं, ये कैसा एविडेंस होगी, सेकेंडरी। कोई समस्या हो तो बताइए। 4 धारा एक्स्ट्रा तैयार किया गया। फिर याद रखिए, आपका लोक दस्तावेज किस में, 74, प्रमाणित कॉपी पेश कर दीजिए और न्यायालय अनुमान लगा लेगा कि सही है, 79। ऐसे ही तैयार करना है। ये प्रमाणित कापियां कैसे साक्ष्य होगी, 63 के तहत, द्वितीय की प्राथमिक, द्वितीय। अब दूसरा ये खंड, तीसरा 63 का क्लास 2, मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां और ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। अब आइए, पहले तो आपका 2 नियम जानिए, उसके बाद ये सब दूसरा और तीसरा खंड ही लोगों को नहीं समझ में आता है। 2 नियम आया जाए। मान लीजिए एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल ही लिया जाए, हाई स्कूल का मार्कशीट है। एक व्यक्ति गया और पहली कॉपी फोटो स्टेट कराया, फोटो स्टेट पहली कॉपी करा लिया। आप लोग ये बताइए, जो फोटो कॉपी निकलती हैं वह टेक्निकल प्रोसीजर द्वारा निकल रही हैं कि अन्य प्रोसीजर द्वारा, टेक्निकल। अब जो बातें आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखी गई हैं और जो टेक्निकल प्रक्रिया द्वारा फोटो कॉपी निकल रही है, तो पहली फोटो कॉपी को हम प्रति कहेंगे, क्या कहेंगे। तो क्या जो टेक्निकल प्रक्रिया है
वह शुद्ध है कि नहीं, अब यहाँ देखा जाएगा। तो अगर आप जैसे जिराक्स कराते हैं तो जो बातें आपकी कॉपी में लिखी रहती हैं तो शुद्धता सुनिश्चित है कि नहीं कि वही बातें निकलेंगी, सुनिश्चित है। तो ये जो मूल से आपने क्या निकाला, प्रति निकाला, एक कॉपी अभी निकालिए, ये प्रति प्राथमिक साक्ष्य होगी कि द्वितीयक, द्वितीयक, प्राथमिक नहीं। जो आपने प्रति मूल कॉपी तो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है ही जो आपके पास है, लेकिन जो आपने फोटो स्टेट पहली कॉपी कराई ये कैसा साक्ष्य होगी, द्वितीयक। अब आइए, इस फोटो कॉपी से आपने फिर फोटो कॉपी निकाल ली, मूल से नहीं, इस फोटो कॉपी से अगर, तो उसको हम प्रतिलिपि कहते हैं, प्रति। यही आपका समस्या आएगी, देखिए ध्यान से। अगर मूल कॉपी से प्रति ऐसी प्रक्रिया द्वारा निकाली गई हो जो टेक्निकल या यांत्रिक हो और जिसका शुद्धता क्या हो, सुनिश्चित हो कि न हो, सुनिश्चित हो, तो जो ये प्रति होगी आपका, ये आपका द्वितीयक साक्ष्य होगी। लेकिन जो प्रति से आपने फिर मन मूल कापी अब हटा दीजिए, आपने जो फोटो स्टेट एक कापी कराया है फिर उसको दे दीजिए फोटो स्टेट वाले को और कहिए कि इसी से एक कापी और निकाल दे, तो इसको हम कहेंगे कि प्रति से क्या निकल गई, प्रतिलिपि। अब ये समस्या ये आया कि ये प्रतिलिपि क्या मूल से निकली है कि नहीं, बताइए। नहीं, किससे निकली है? तो ये प्रतिलिपि कब द्वितीयक साक्ष्य मानी जाएगी, जब इसकी तुलना की जाए, मिलान किया जाए। अब यही समस्या है कि किससे मिलान किया जाए, मूल से की जाए कि प्रति से की जाए। देखिए गलती होती है, फिर एक बार समझिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रति से प्रतिलिपि का मिलान कर लिया गया, यही पॉइंट पकड़ना है, किससे मिलान, प्रति से कर लिया गया, तो ये प्रतिलिपि सेकेंडरी एविडेंस मानी जाए। दिमाग स्थिर करके समझिए आपका। अब इतना उलझाऊ उलझाऊ है क्वेश्चन, फिर हम एक बार बता रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताया जाएगा। पहले एक समस्या उठाया जाए, उसको समझाया जाए, तब डायरेक्ट समझाया जाए। फिर एक बार देखिए, हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट है वह मूल कापी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने उस मूल कापी से ले जाकर फोटो स्टेट कराया और एक प्रति आपने निकलवाया, तो वह पहली प्रति प्रति हो गई, जो प्रति होगी। अब समस्या ये है कि जो हमने प्रति मूल कापी से निकाली है, तो खंड 2 ये कहता है कि प्रति जो निकली है वह टेक्निकल प्रक्रिया द्वारा निकली हो, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा। तो फोटोस्टेट यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक प्रक्रिया ऐसी हो जिसकी शुद्धता क्या हो, सुनिश्चित, यानी कि जो जो बातें माने आप रखेंगे वही बातें फोटो स्टेट क्या होंगी, निकलेंगी। तो जो ये प्रत निकली है ये आपका द्वितीयक साक्ष्य मानी जाए। अब समस्या ये आई कि जो आपने एक कॉपी फोटो स्टेट करा लिया और अब मूल कॉपी को थोड़ा हटा दीजिए। मूल कॉपी को क्या करिए, आपने एक कॉपी दे दिया है, मूल कॉपी हटाकर कि इस फोटो स्टेट से, फोटो स्टेट यानी कि पहली कॉपी यानी कि इस प्रति से आप एक और कॉपी निकालिए, तो प्रति से जो कॉपी निकलेंगे अब आगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलिपि। तो ये प्रतिलिपि सामान्यतः द्वितीयक साक्ष्य नहीं होगी, पहला नियम। लेकिन कब ये द्वितीयक साक्ष्य होगी, जब इसकी तुलना किससे की जाए, प्रति से कि मूल से, प्रति से। लेकिन ये कब, जब जो प्रत निकली है वह टेक्निकल प्रक्रिया द्वारा निकली हो और वह प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित हो कि अनिश्चित। अब तो फिर से कहे तो भाई अगर न समझ में आए
तो फिर एक बार बताया जाए, अब यही घुमा देगा कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। अब देखिए कैसे एमपी में बनाया कि प्रतिलिपि से प्रति की तुलना। अरे भाई, प्रति से प्रतिलिपि की करेंगे कि प्रतिलिपि से प्रति की? नहीं, प्रति की आपका किस मने प्रति की तुलना प्रतिलिपि से की जाती है, उल्टा नहीं चलेगा। यानी कि इसका मतलब प्रति तो अद्वितीयक साक्ष्य है ही, प्रतिलिपि से इसकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुलना करने की किसकी आवश्यकता है? प्रतिलिपि की। लेकिन किससे? प्रति से। अब यही थोड़ा बहुत आप आइए, देखिए हल्का सा चेंज करिए। यही आपका, ये आपकी हाई स्कूल की मूल कॉपी हो गई। मान लीजिए एक आपका लड़का दूर दराज क्षेत्र में रहता है, देखिए आपका थोड़ा समस्या देखिए दूसरा बनाया जाए। मान लीजिए एक लड़का है आपका, दूर दराज क्षेत्र में रहता है, वहाँ जिराक्स की कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे प्रति बनाई जाती है? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले लिया, और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देखकर एक सद्दा पन्ना ले लिया, और जैसे जैसे उसमें खाने बने हैं अपना पेन से बना दिया। जो जो बातें उसमें लिखी गई थी वही बातें वह क्या किया, हाथ से उतार लिया। तो ये प्रति कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? प्रति। और ये प्रति चूंकि मूल से देखकर बनाई गई है, तो क्या ये द्वितीयक साक्ष्य होगी कि नहीं होगी? तो आप लोग बताइए, यांत्रिक प्रक्रिया से बनी है कि भिन्न प्रक्रिया? हाँ, प्रति बना लिया। अब क्या करता है लड़का कि मूल कॉपी हाई स्कूल की हटा देता है, और जो प्रति वह बनाया था उसी प्रति को देख देख के एक और कॉपी बनाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिलिपि। अब ये प्रतिलिपि, यही आपका सतर्क रहना है, ये प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य तभी मानी जाएगी ऐसी कंडीशन में जब इसकी तुलना किससे की जाए? मूल से, प्रति से नहीं। तो प्रति से कब तुलना करना है? जब जब प्रति टेक्निकल प्रक्रिया द्वारा निकली हो, तब तो प्रति से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही टेक्निकल प्रक्रिया से मामला कहाँ चला जाए? बाहर। तो प्रतिलिपि तभी द्वितीयक मानी जाएगी जब उसका मिलान किससे किया गया हो? मूल से, प्रति नहीं। यही बार बार आपका गलत होता है। फिर एक बार हम बता दें, प्रतिलिपि अगर टेक्निकल प्रक्रिया है तो किससे तुलना कर लीजिए? तो द्वितीयक साक्ष्य प्रति से। और टेक्निकल प्रक्रिया नहीं है तो किससे तुलना करनी पड़ेगा? मूल से, प्रति से नहीं। अब कोई समस्या हो तो बताइए। समाप्त हो गया दो खंड, यानी कि अब बचा ही क्या? भाई कोई बेअरक की बात बची ही नहीं, बस एक बार बता दे। कोई समस्या हो तो बताइए, थोड़ा कठिन है ये, कठिन क्वेश्चन आता है भाई, गलत होने का पूरा चांस। देखिए आपका फिर दूसरा खंड देखिए, बेअरक मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं। यानी कि आपका जिराक्स जैसे कॉपी है, तो जो मूल में लिखा है वही जिराक्स में क्या होगा? उतरेगा। बनाई गई प्रतियां, यानी कि मूल कॉपी से एक कॉपी निकाल लीजिए तो प्रति हो गई। तथा ऐसी प्रतियों से, मूल नहीं कहा गया है, सतर्क रहे बेरेक, ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई कौन? प्रतिलिपियां। यानी कि ऐसी प्रतियों से जिन प्रतिलिपियों का क्या किया गया है? मिलान। वे प्रतिलिपियां भी, प्रतिलिपियों से प्रत की तुलना नहीं, प्रति से किसको मिलाया गया है? देख देख, प्रतिलिपि को। यानी कि जो ये प्रत निकली है, इससे देख देख किसको मिलाया गया? प्रतिलिपि को। पूरा मिल गया तो ऐसी कंडीशन में ये प्रतिलिपि भी क्या होगी? दूसरे खंड में द्वितीयक साक्ष्य। ये तीसरा खंड देखिए अब, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। यही शब्द थोड़ा छोटा लिख दिया है, इसीलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो गांव वाला जो उदाहरण या दूर दराज वाला बताया गया वह दिमाग में रखिए।
प्रति जो मूल से बनाई गई प्रतियां या तुलना की गई प्रतिलिपियां, एक शब्द इसमें छूटा है इसीलिए कंफ्यूज होता है। अगर यही स्पष्ट रूप से दो लाइन और बना देता बेरेक कि मूल से तुलना की गई, आपका ये बना देता कि मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, तो जो मूल से प्रति देखकर बनाई गई हैं वह प्रति भी द्वितीयक साक्ष्य होगी। एक शब्द और लिखना चाहिए था कि जो प्रति से प्रतिलिपियां निकली हैं, ये प्रतिलिपियां तभी द्वितीयक साक्ष्य होगी जब इनकी तुलना किससे की गई हो, मूल से। शब्द एक लाइन बढ़ाया जा सकता था लेकिन यही लोप कर दिया है, और लोप करने के कारण ही लोग क्या रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में। लेकिन अब कंफ्यूजन एकदम क्या हो जाना चाहिए, दूर। अगला देखिए चौथा खंड। उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख या मुसम्मा हम बताए थे काउंटर पार्ट, तो ये तो हम प्राथमिक में ही बताए। फिर एक बार देखिए चेक वाला उदाहरण, फिर आइए। चेक के मुख्य पृष्ठ पर ए ने साइन किया था और किस पृष्ठ पर ए ने साइन नहीं किया था, पिछला। तो जो चेक का पिछला पृष्ठ होगा वह ए के विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा, द्वितीयक, और मुख्य पृष्ठ कैसा होगा, प्राथमिक। यानी कि अगर जिस पक्षकार ने दस्तावेज के जितने भाग का निष्पादन नहीं किया है उतना भाग उसके विरुद्ध द्वितीयक साक्ष्य होगा। यही बात किस खंड में दी गई है, 4। और जितने का निष्पादन किया है तो धारा 62 कहती थी कि उसके विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक। जितने पर साइन किया धारा 62, उसके विरुद्ध उतना भाग के क्या होगा, प्राथमिक। और जितने पर साइन नहीं किया तो धारा 63 का खंड कौन कहती है, 4, कि उतना भाग उसके विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा, द्वितीयक। पांचवा को आपका खंड पूछा जा सकता है, उसमें बैरेक में भी लिख लीजिए। डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्वेश्चन नया बन सकता है, अभी तक इस पर अटैक नहीं किया गया, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसा मॉडल बना 119 चुकी एविडेंस में, तो आपका अगला चांस आपका धारा 63 के क्लास 5 से बनने का है। बैरेक पर लिख लीजिए डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिंदी में मानद दस्तावेजी साक्ष्य, कल्पित दस्तावेजी साक्ष्य, कल्पित भी कहा जाता है, मानद, कल्पित, या इंग्लिश में आजकल डीम्ड, डीम्ड ज़्यादा चल रहा है। डीम्ड का पहले मतलब समझिए, नहीं तो फिर आपका वास्तव में वो चीज़ सही नहीं है लेकिन जबरदस्ती उस चीज़ को सही मान लिया गया। जैसे कि धुआं निकल रहा है तो भले आग न लगी हो लेकिन न्यायालय ये अनुमान लगा लिया कि आग लगी होगी, भले आग लगी हो या न। डिम्ड जहाँ जहाँ है एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है और उसको लिख लीजिए भले अलग से, तब हम इसको बताते हैं। अगर डीम्ड ओरल एविडेंस आ जाए, प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य, तो 119 मारेंगे। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि डीम्ड आपका फेडरल, भारतीय संविधान को किसने कहा था, डीम्ड फेडरल, अर्धसंघीय, तो किसने कहा था, केसी वेयर। यही क्वेश्चन डीम्ड डिक्री आ जाए तो धारा 2 की उपधारा 2 सीपीसी में दो आदेशों को डीम्ड डिक्री माना गया है। उन आदेशों को याद रखिएगा कौन कौन है। पहला आपका है कि वाद पत्र का नामंजूरन, और दूसरा धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण। और भी हम बताएंगे, और दो चार हैं वो बताएंगे सीपीसी में, धारा चलेगी तो। डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ से कहाँ तक है, 68 से लेकर कहाँ तक, हाँ याद रखिए। डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो कहाँ से कहाँ तक, 68 से लेकर
72। और अब आ जाइए एविडेंस की धारा 63 का क्लाज 5। डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है नहीं डॉक्यूमेंट्री, लेकिन जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्री मान लिया गया। जैसे कि आपका राहुल गांधी जी में पीएम बनने के भले गुण न हो, लेकिन कांग्रेस वाले मान चुके हैं कि अगला पीएम कौन होगा, हमारा पप्पू पास होगा और क्या होगा पीएम बनेगा। तो अब देखिए 63 का क्लास 5। अब देखिए आपका क्या कहता है। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। अब समझिए इसको। अगर कोई डॉक्यूमेंट था, कोई व्यक्ति स्वयं उस डॉक्यूमेंट को देखा था, देखा था का मतलब ये हुआ कि पढ़ा था। तो बताइए स्वयं पढ़ा था कि दूसरे ने पढ़वाया था। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर जिसको पढ़ने ही नहीं आता, या जो अंधा है, जो निरक्षर है, क्या वह इस धारा के तहत आकर बयान दे सकता है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन नहीं दे सकता। तो जो इसको पढ़ने ही नहीं आता, तो दूसरे से सुना हो कि स्वयं पढ़ा हो। यहाँ देखा हो का मतलब पढ़ा हो, उसको बना लीजिए कहीं आसान भाषा में। देखा हो मतलब ये नहीं कि ऊपर से देख लिया दस्तावेज। यहाँ देखा हो का मतलब क्या किया हो, आशय निकालना है कि वह पढ़ा हो। तो अब समस्या ये आया कि जिस व्यक्ति ने दस्तावेज को पढ़ा है, वह व्यक्ति आकर अपने मुख से बोलकर न्यायालय में साक्ष्य देता है कि दस्तावेज में ये बातें लिखी गई थी। तो वह साक्ष्य तो मौखिक हुआ, क्योंकि वह मुख से बोलकर क्या दे रहा है। लेकिन जबरदस्ती इस साक्ष्य को कानून क्या मान लिया है, दस्तावेजी। तो जब जबरदस्ती दस्तावेजी मान लिया गया, तो इसी को हम नाम दे दिए डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दस्तावेजी साक्ष्य है नहीं, लेकिन जबरदस्ती कानून क्या किया। भाई सही बात है कि अगर मुख से बोलकर दे रहा है बयान, तो उसे क्या माना जाना चाहिए, मौखिक। लेकिन यहाँ तो मौखिक न मानकर क्या माना जा रहा है, दस्तावेज। इसी के लास्ट में एक लाइन और बता दिया जाए, तब आपका ब्रेक दिया जाए। वह लाइन आपका है धारा 119। पिछली बार 2 क्वेश्चन जे में 2018 वाले में आए थे। इसके उल्टा चलिए कि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है और अपनी बातों को क्या करता है लिख कर देता है। तो वास्तविकता ये है कि वह जब कागज पर लिख कर दिया तो दस्तावेजी, लेकिन दस्तावेजी माना नहीं जाता, माना क्या जाएगा, मौखिक। तो हुआ दस्तावेजी मान लिया गया क्या। तो मान लिया गया का मतलब है हुआ कि डिम्ड, वास्तविकता नहीं है, लेकिन उसे क्या कल्पना कर ली गई। तो कानून कुछ मामलों में कल्पना करके चलता है, जैसे बीज गणित इत्यादि में मान लिया गया कि ये है। तो यहाँ भी कानून में कुछ क्या किया जाता है, मान लिया गया। तो रेस्ट ले लीजिए, तब सीपीसी चलेगी। रेस्ट ले लीजिए 10-12 मिनट, अभी यहाँ